माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज हमारा देश कोरोना वायरस नामक एक वायरस से संक्रमित हुआ है और काफ़ी व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए हमारे देश भारत में हर राज्य में लॉकडाउन की सुविधा उपलब्ध की है, जिसमें हमारे बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हो रही है। हमारे शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री महंत आदित्य योगीनाथ जी, उन्होंने पढ़ाई का शिक्षा का कोई नुकसान न हो इसलिए हर विद्यालय के और हर संस्थाओं के प्रबंधक को यह सूचना दिया है कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को शुरू की जाए ताकि उनके भविष्य में आने वाले समय में कोई प्रभाव इस कोरोना वायरस का न हो। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी अभी तक वैज्ञानिकों ने कोई सा इलाज नहीं निकाल पाए। वैज्ञानिकों के द्वारा किसी भी देश में इसका कोई इलाज अभी तक नहीं बन पाया है। बस इसका एक महज इलाज है कि हमें अपना सुरक्षा स्वयं करना है, हमें घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना है। जब हम बाहर निकलें तो अपने फेस पर, अपने मुंह पर मास्क लगा के निकलें और घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ही जरूरी वर्क हो। अभी तक आज का डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। अपने देश भारत में लगभग 17,429 यानी कि 17,500 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 500 मरीजों की संख्या ऐसी है जो डेथ कर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और एक खुशखबरी ये है कि लगभग 2500 मरीज इसमें से कोरोना संक्रमित को हराकर अपने घर वापस लौट चुके हैं, अर्थात वो ठीक हो चुके हैं। तो ये 2500 का आंकड़ा देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस पर मास्क का प्रयोग किया जाए, तो कोरोना वायरस से हमारा देश जरूर जीतेगा और हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। इसके बाद अब आपकी क्लास स्टार्ट होती है। आपको कुछ जानकारियां मैं देना ये चाहता हूं कि जैसे आपका ये वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, आपका मैथ सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो में आपको जो भी नहीं समझ में आएगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसको मैसेज करेंगे। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे और आफ्टर 1 डे, मतलब जैसे आज की क्लास की जो डाउट क्वेश्चन आपकी रहेगी वो टुमारो यानी कल आपको क्लियर की जाएगी। अभी मैं आपका लेसन 1 जो है उसको मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि वो आपके लिए नया टॉपिक है और जब स्कूल रीओपन होता है तो आपको वो लेसन 1 पढ़ाया जाएगा। मैं आपके लेसन 2 बहुपद से आपका मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो नाम है बहुपद ये होता क्या है, बहुपद क्या होता है। किसी चीज को पढ़ने से पहले हमें उस चीज के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे होता है, देखने में कैसे होता है, इस चीज की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तो बहुपद होता क्या है, साधारण एक लैंग्वेज में ये समझिए कि बहुपद एक प्रकार का समीकरण है जिसमें चर राशियां होती हैं, अचर राशियां होती हैं। तो चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। चर राशि का मतलब अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट के लेटर, मतलब A B C D से लेकर Z तक, ये हमारी चर राशियां हो गई जिनके मान बदलते रहते हैं। और अचर राशि का मतलब होता है
न्यूमेरिकल नंबर मीन्स 1 to इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे अचर राशि होते हैं। तो चर राशियों को और अचर राशियों को मिलाकर जब एक समीकरण लिखा जाता है तो उसे ही हम कहते हैं बहुपद। बहुपद एक चर वाला भी होता है, दो चर वाला भी होता है, तीन चर वाला होता है। मतलब उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक समीकरण मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये आपका एक चर में तीन पद का बहुपद है। एक चर में तीन बहुपद का बहुपद है। एक चर का मतलब कि इसमें सिर्फ एक अल्फाबेट यूज किया गया है, क्या है वो, x। एक चर राशि है इसलिए ये एक चर वाला बहुपद। अगला अगर हम लिखते हैं यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये भी बहुपद ही है, बट इसमें कितने चर यूज हुए हैं, तीन चर। तो इसे हम कहेंगे तीन चरों का तीन पदीय बहुपद। तीन चरों का तीन पदीय बहुपद। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये तीन पदीय का तीन चरों का बहुपद है। अब इसके बाद बहुपद की पहचान, समीकरण तो लिखा रहेगा, समीकरण देख के तो हम बता देंगे कि हाँ ये बहुपद जैसा लग रहा है, लेकिन वो बहुपद है या नहीं है इसे हम पहचानेंगे कैसे। तो इसे पहचानने के लिए इसके कुछ ट्रिक हैं जिसे हम आपको बताना चाहेंगे। बहुपद को पहचानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं चर की घात। चर की घात, अब शायद आपको चर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चर समझ में आया। चर का मतलब क्या है, अल्फाबेट इंग्लिश के जो भी होते हैं x y z। अगर a में समीकरण दिया है तो a की घात देखेंगे, x में समीकरण दिया तो x की घात देखेंगे। तो चर की घात जो होनी चाहिए वो एक धन पूर्णांक संख्या होना चाहिए। धन पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब धन पूर्णांक संख्या का मतलब होता है, हम क्लास 6 में, 5th में, 7th में ये पढ़ते आए हुए नंबर लाइंस। तो नंबर लाइंस में हमें ये देखते हैं कि मिडिल में, बीच में जो रहता है वो शून्य रहता है, और एक तरफ हमारी ऋणात्मक संख्या रहती है, दूसरी तरफ धनात्मक संख्या रहती है। तो दो धनात्मक संख्याएं होती हैं जीरो से बड़ी, मीन 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे अनंत तक। ये संख्याएं जो होती हैं हमारी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो चर की घात जो होनी चाहिए वो एक धन पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तभी वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अगर वह उसकी घात धन पूर्णांक संख्या के अलावा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है या कोई परिमेय संख्या होता है तो वह बहुपद हमारा बहुपद नहीं होगा। इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा। एग्जांपल के रूप में जैसे आपके क्वेश्चन में आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2 अपान वाई प्लस 6, वाई स्क्वायर प्लस 2 अपान वाई प्लस 6। अब इसे हमें पहचानना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद पहचानने के लिए क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को हम सामान्य समीकरण व्यापक रूप में लिखेंगे, और व्यापक रूप में जैसे ही हम इसको लिखते हैं तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2, और वाई में अगर कोई घात नहीं है तो जब किसी संख्या में या किसी चर राशि में कोई घात नहीं होती है तो हम हमेशा वहां पर एक घात मानते हैं। तो यहाँ पर y की घात 1 है। अब इस घात को जब हम अंश में लाएंगे, 2 के बगल में लाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई में लाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज हर से अंश में आती है तो उसके घात का जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ 2 इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगी। अब 2 की पावर -1 हो गया और प्लस 6 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तीन पदीय का एक चर का बहुपद, मतलब इसमें y है सिर्फ तो एक चर हुआ, लेकिन पद कितने, 1 2 3। अब पद कैसे गिनते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई की पावर -1 प्लस 6, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y की घात कितनी हो गई, -1। y की घात -1 है, जबकि हम जानते हैं कि जो ये -1 है ये एक ऋण पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है। तो -1 ऋण पूर्णांक संख्या, और हमने आपको बताया कि बहुपद होने के लिए सिर्फ और सिर्फ चर की जो घात होनी चाहिए वो धन पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। इसलिए ये समीकरण जो हुआ ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। एक एग्जांपल हम आपको और समझा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर दे दिया 3x² प्लस 2 अंडर रूट x प्लस
5 3x²। चलिए इसको भी अंडर रूट में कर देते हैं। अंडर रूट 3x² प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 5। अब ये भी हम देखें तो ये x चल राशि है इसमें और 3 पद है, ठीक है। यहाँ पे 3 को अंडर रूट में किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब कोई संख्या अंडर रूट में होती है तो वो बहुपद नहीं होता है, लेकिन ये गलत है। संख्या से हमें नहीं मतलब है। हमने बार बार कहा कि हमें बहुपद पहचानने के लिए सिर्फ चर की घात देखनी है, मतलब यहाँ के x की घात, यहाँ के x की घात और यहाँ के x की घात। तो यहाँ पे x की घात कितनी है? 2। यहाँ x की घात 2 है, x की पावर 2 है। यहाँ पे x को अंडर रूट में किया गया है। तो प्रीवियस क्लास में आपको पता होगा कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है। जब कोई चर राशि या अचर राशि अंडर रूट में लिखी होती है तो अंडर रूट का मान होता है 1/2। मतलब अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x की घात 1/2। यहाँ पर 2 × x की पावर 1/2 हो गया ये। इसका मतलब x की घात यहाँ पर 1/ कितने हो गए? 2 हो गए। और यहाँ x तो है नहीं तो x की घात क्या होगी? तो ये अचर राशि है। जब किसी संख्या के साथ हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमें पता है। तो 5 × 1। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो अगर यहाँ पर 1 है तो 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना होगा? सदैव 1। x की घात 0 तो यहाँ पे x की घात कितनी हो गई? 0। अब हम अगर इस समीकरण में चेक करें, प्रत्येक पद की बात करें तो इस पद में x की घात 2 हो जाती है, इस पद में x की घात 1/2 हो जाती है और इस पद में x की घात 0 हो जाती है। तो हमें यहाँ दिख रहा है ये धन पूर्णांक संख्या है, ये भी धन पूर्णांक संख्या है, बट ये जो 1/2 आ गया ये हमारी धन पूर्णांक संख्या नहीं है, ये है परिमेय संख्या 1/2। तो इसलिए ये जो समीकरण दिया गया 3x² प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 5 × 1 ये बहुपद नहीं। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना रहता है उसमें? बहुपद की घात को, कि बहुपद की घात जो होनी चाहिए वो एक धन पूर्णांक होनी चाहिए। नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको अभी मैसेज के द्वारा दे दिया जाएगा। अब आप आते हैं तीसरे नंबर पे, जिसमें बहुपद को तो हमने पहचान लिया, बहुपद होता क्या ये भी जान लिया। अब बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि जो बहुपद होता है कभी कभी एक चर बहुपद होता है, मतलब उस समीकरण में सिर्फ एक चर होते हैं। कोई समीकरण ऐसा होता है जिसमें 2 अल्फाबेट यूज हो जाते हैं, मतलब x भी है y भी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस बहुपद में 3 हो जाते हैं, x भी है y भी है a भी है अन्यथा z भी है। तो इस तरह से बहुपद अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद से हमें पता चल रहा होगा एक पदी का मतलब जिसमें एक पद होते हो। तो एक पदी बहुपद जिसमें एक पद होते हैं मतलब 5। सिंपली अगर 5 लिखा जाए तो 5 में 5 भी तो एक ही बहुपद है, एक ही पद है, तो ये भी बहुपद हो गया। या x² एक ही पद है, एक पदी बहुपद हो गया। या 6x एक पद है तो ये भी एक पदी, मतलब जिसमें एक पद होंगे वो एक पदी बहुपद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में मतलब नाम से ही पता चल रहा है द्विपदी मतलब 2 पद, अर्थात जिस बहुपद में 2 पद होगा उसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। मतलब x + 5, एक पद हमारा पहला पद x है, दूसरा पद 5 है, तो x + 5 हमारा द्विपदी बहुपद हो गया। इसके बाद अगला एग्जांपल 5x² + 6। इसमें देखेंगे तो पहला पद हमारा 5x² है और अगला पद 6 है, तो एक पद 2 पद मिलके 2 पद हो गया, तो ये द्विपदी बहुपद के अंतर्गत आ गया। त्रिपदी बहुपद का मतलब त्रि मतलब 3, तो जिसमें 3 पद होगा उसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद होंगे, जैसे x² + 3x + 5, x² + 3x + 5। अब इसमें 3 पद है, x² पहला पद,
3x दूसरा पद और 5 तीसरा पद। तो ये x² प्लस 3x प्लस 5 जो है ये हमारा त्रिपदी बहुपद हो गया। ऐसे आगे है चार पदी बहुपद, तो जिसमें 4 पद होंगे, 5 पदी बहुपद जिसमें 5 पद होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं बहुपद के प्रकार। आपके एक्सरसाइज में 2.1 में ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन में रहेगा कि पहचानिए कि ये कौन किस प्रकार के बहुपद है, मतलब एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है या त्रिपदी बहुपद है। तो हम उसे देखेंगे। जिसमें एक पद होगा वो एक पदी बहुपद, जिसमें 2 पद होगा वो द्विपदी बहुपद, जिसमें 3 पद होगा त्रिपदी। अब आती है बहुपद की घात। बहुपद की घात हम कैसे पहचानेंगे कि इस बहुपद की घात कितनी है। क्वेश्चन में पूछा जाता है, समीकरण दे दिया, समीकरण पूछता है बहुपद की घात बताइए। तो घात का मतलब जो चर के ऊपर जो लिखा रहता है, उसके सर पे जो लिखा रहता है उसे हम घात बोलते हैं। जैसे समीकरण दे दिया गया आपका x² प्लस 3x प्लस 2। तो हम आपको सबसे पहले यहाँ बता दें, बहुपद की घात का मतलब होता है कि उस समीकरण में जो सबसे बड़ी घात रहेगी, जो सबसे बड़ी घात रहेगी वो पूरे बहुपद की घात कहलाती है। जैसे x² प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे x की घात कितनी है 2 है, यहाँ पे x की घात कितनी है 1 है। और अचर राशि में हमेशा मैंने बताया कि x की घात कितनी होती है 0 होती है। तो यहाँ 2 घात, यहाँ 1 घात, यहाँ 0 घात। तो 2, 1 और 0 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 2। तो इसका मतलब इस पूरे बहुपद की घात कितनी होगी 2 होगी। 2 घात हो गया इसका। और कोई समीकरण ले लिया जाए, x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 प्लस 5x पावर 4 प्लस 6x प्लस 7, ये हमारा बहुपद दे दिया गया। अब इस बहुपद की घात पूछेगा, तो यहाँ x की घात 3 है, x की घात कितनी है 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 1 है और इसमें x की घात 0 है। तो इस समीकरण में देखा जाए तो x की सबसे बड़ी घात कौन सी है 4। तो इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी कितनी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बहुपद की घात हो गई। अब इसके बाद घात ही में अभी मैं आपको और टॉपिक समझाना चाहता हूं। घात में जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 35 घात का एक पदीय बहुपद लिखे। 35 घात का मतलब उसकी घात कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है 35 घात का एक पदीय बहुपद मतलब घात उसकी 35 होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए 1। तो घात अगर 35 कर दिया जाए और पद अगर 1 कर दिया जाए तो भाई एक व्यक्ति की घात 35, घात उसकी 35 हो गई और ये कितने पद हैं 1 पद। तो ये एक पदीय का 35 घात वाला बहुपद हो गया। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है उसे आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे, आपकी डाउट को कल क्लियर किया जाएगा। अगला टॉपिक, बहुपद में चर राशियों के गुणांक। भाई ये गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब होता है, अगर इसको देखा जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गुणा धन अंक। मतलब कि चर राशि में, चर राशि का मतलब ए से लेकर जेड तक, चर राशि में किस अंक का गुणा किया गया है वही हमारा उस चर राशि का गुणांक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आपको समझाना चाहेंगे 5x² प्लस 6x और प्लस 7, 5x² प्लस 6x प्लस 7। तो यहाँ पर हम इसको जब भी दो संख्या एक चर एक अचर राशि होती है और उसके बीच में कोई निशान कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई समझते हैं। मतलब यहाँ पे इसको लिखेंगे 5 गुणे x², इसको लिखेंगे 6 गुणे x, इसको लिखेंगे 7 गुणे 1। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि x² का गुणांक बताइए तो x² में कितने से गुणा हुआ है 5 से, तो x² का गुणांक कितना हो गया 5 हो गया। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि x का गुणांक बताइए तो x में कितने से गुणा गया है 6 से, तो x का गुणांक कितना हो गया 6 हो गया। या नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको देखा जाए, क्वेश्चन ऐसे दिया है x² प्लस 3x प्लस 5। अब अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि x² का गुणांक बताइए, जाहिर सी बात है भाई x² के बगल में तो कुछ है नहीं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि x² के बगल तो कुछ है नहीं। काफी बच्चे ये आंसर दे देंगे 0 कि x² के बगल कोई संख्या ही नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर 0 होगा, लेकिन वो आंसर गलत है।
जब भी किसी संख्या के साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई नहीं होती है तो सदैव 1 का मल्टीप्लाई उसमें होता है। अगर हमसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं लिखा था, लेकिन अब तो देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है, तो इसका कितना हो गया गुणांक, एक्स स्क्वायर का 1 हो गया। यहाँ पे x का गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। और 5 का गुणांक 5 गुणे 1 भी कर सकते हैं, तो 5 का गुणांक भी 1 हो जाएगा। तो गुणांक का मतलब समझ में आ गया। गुणांक का मतलब क्या होता है कि उस चर राशि में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो एक्स स्क्वायर का देखेंगे, एक्स का पूछेगा तो एक्स का देखेंगे, एक्स क्यूब का पूछेगा तो एक्स क्यूब का देखेंगे। यहाँ पर हमने आपको एक्स स्क्वायर का भी बता दिया, एक्स का भी बता दिया, अचर पद का भी बता दिया। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 से गुणा हुआ था इसलिए 5 हो गया, एक्स का गुणांक 6 से गुणा हुआ था इसलिए 6 हो गया, और 7 का गुणांक 1 हो गया। अब अगला टॉपिक हम आते हैं बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य, तो बहुपद के शून्य का मतलब है शून्य। जो शून्य शब्द है इससे हमें यह पता चल रहा है कि इसका कुछ संबंध शून्य से है, अर्थात 0 से है। तो बहुपद का शून्य का मतलब यह होता है कि बहुपद में चर राशि, जो चर राशि है उसका कुछ ऐसा मान रखा जाए कि उसको हल करने के बाद उस पूरे समीकरण का मान 0 हो जाए। उस पूरे समीकरण का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिसे हम अभी कुछ समय बाद आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर समझाएंगे कि अगर सपोज दैट 5x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1, 5x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1, अगर ये समीकरण है तो अगर x की घात 2 से वो समीकरण शुरू हुआ, मतलब अगर उस बहुपद की घात 2 है तो उसके 2 शून्यक होंगे। अगर कोई समीकरण ऐसा है जो उसकी घात 3 हो, जैसे 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब इसमें देख रहे हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है, 3, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2। 2 घात वाले में 2 शून्यक और 3 घात वाले में 3 शून्यक। अगर उसमें 4 घात है तो उसमें कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। अब इस समीकरण में x का मान, अब शून्यक तो पता हो गया कि 2 शून्यक होंगे 3 शून्यक होंगे, लेकिन उन दोनों शून्यकों का मान कितना कितना होगा ये तो पता होना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए इस समीकरण में हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे, कुछ मान रखेंगे, जो मान रखने के बाद इस समीकरण को हल किया जाए तो इस पूरे समीकरण का मान 0 हो जाता है। वह मान जो जिसको इसमें रखने के बाद 0 हो जाता है उसे कहते हैं बहुपद का शून्य। तो इस तरह से आपने बहुपद क्या होता है, बहुपद की पहचान, बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात, बहुपद में चर राशियों के गुणांक और बहुपद के शून्य, इतने टॉपिक को आपने पढ़ा है। अब इसका नोट्स जो है ये आपको फोटो के द्वारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। कितने टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे, इस टॉपिक्स के आधार पर जो आपका होमवर्क रहेगा वो भी आपको ग्रुप में सेंड मिलेगा। उस होमवर्क को आप करेंगे, करने के बाद कल सुबह 9 बजे तक आपको वो ग्रुप में सेंड करना है। कॉपी आपकी चेक होगी। जिस बच्चे को जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा वो ग्रुप में हमें बताएगा कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आई है, इसकी रिवीजन आपको कल कर दी जाएगी। अब इसी के साथ आज का पहला एपिसोड आपका समाप्त होता है।